व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गया है सेकेंड लास्ट चैप्टर हमारे अकाउंटेंसी सीरीज का। इसके बाद बस एक लास्ट चैप्टर बचा है विच वुड बी कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद खत्म। एंड आज का वीडियो काफी लेंथी होगा बिकॉज बहुत सारे रेशियो एनालिसिस बेटा टोटली कंप्लीटली इज अ न्यूमेरिकल वाला चैप्टर। इसमें बड़े सारे फॉर्मुला याद करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 के अंदर क्वेश्चन होंगे, शायद 42 43 क्वेश्चन है इस वीडियो में। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो मैं करा दूंगा आज। इसके बाद आपको कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मुलाज रट लेना, आपका हो जाएगा, चाहे सीवीटी एंट्रेंस हो चाहे जामिया एंट्रेंस हो। पहला क्वेश्चन बच्चों बड़े ध्यान से एक बात याद रखना, इसको करने से पहले एक बार चैप्टर का वन शॉट या चैप्टर के सारे फॉर्मुलाज पढ़ के आना जरूरी है, वरना आपको कोई फायदा नहीं ना। मैं आपके सामने कर रहा हूं, आपको याद थोड़ी रहेगा। अगर चैप्टर को पढ़ के नहीं आ रहे हो तो ये एमसीक्यू सीरीज आपके किसी काम की नहीं है। इस पूरी सीरीज में एक बात बोलता है कि कम से कम एक वन शॉट देखकर चैप्टर का एक ब्रीफ लेकर आया करो, ताकि मैं आपका चैप्टर खत्म करवा सकूं। यहां चैप्टर शुरू नहीं कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 4 लाख। आपको सीओजीएस दिया हुआ है। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? आपका दिया हुआ है 4 लाख। एवरेज स्टॉक, आपका एवरेज स्टॉक बच्चों दिया हुआ है क्या है? एवरेज स्टॉक आपका दिया हुआ है 80,000। ठीक है भैया, आपको बोल रहा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालो। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो के लिए पहले तो सबसे पहले लिख दो क्या फॉर्मूला आएगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला आपका हो जाता है सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, हमें दोनों चीजें गिवन है तो टाइम वेस्ट करेंगे ही नहीं। सीओजीएस ऊपर लिख दो 4 लाख, नीचे 80,000, ये कट के 5 आ जाएगा और आंसर इसका टाइम्स में आता है। ये सब पहले अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको इजी लगेगा, क्योंकि बहुत ही मक्खन क्वेश्चन था एक्चुअली में। अच्छा, करंट एसेट दिया हुआ है, सीए दिया हुआ है बिजनेस का 60,000। न्यूमेरिकल से भरा हुआ है चैप्टर, हम जल्दी करने की कोशिश करेंगे बट लंबा हो जाएगा वीडियो। एंड करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी दी हुई है बच्चों 30,000। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैं आपको सारा ब्रीफ दे रहा हूं, चैप्टर कवर कराने की कोशिश करूंगा मैं, लेकिन फिर भी इससे पहले भी पढ़ना जरूरी है। आपसे बच्चों करंट रेशियो पूछ रहा है। करंट रेशियो इज मक्खन, करंट रेशियो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट आपका अगर 60,000 दिया हुआ है बच्चों, करंट लायबिलिटी आपकी 30,000 दी हुई है, तो सीधी बात है ना, कट के 2:1 आंसर आ जाएगा। ये 3 1 जा 3 2 जा होता है, बाकी तो जीरो कट ही गए, तो 2:1 वुड बी योर राइट आंसर, है ना। बहुत सिंपल है, अब तक तो बहुत सिंपल चल रहा है, कोई आपको इश्यू नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूमेरिकल, थ्योरी भी आएगी आगे। देखो मैंने पूरा वो क्वेश्चन डाले जो पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख है। ठीक है, आपका इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है? 2 लाख है। व्हाट इज इक्विटी शेयर कैपिटल? आपका 2 लाख है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ऐसा कुछ शॉर्ट फॉर्म होता नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस आपका क्या है? 30,000। ठीक है, डिबेंचर आपके दिए हुए कितने बच्चों? 40,000। बहुत बढ़िया। आपसे बोल रहा है शेयर होल्डर का फंड निकालो। क्या निकालने के लिए बोल रहा है? शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, अच्छा पहले तो शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला देखो। शेयर होल्डर्स फंड के लिए आपको क्या करना होता है? अच्छा देखो, अगर आप चाहते हो कि मैं 5-10 सेकंड रुक के कर रहा हूं ताकि आप खुद भी कर सको, तो आपको करना कुछ नहीं, वीडियो को पॉज कर लिया करो और खुद से करो। बिकॉज देखो, मेरा देख के करने से ये न्यूमेरिकल याद थोड़ी किया जाता है, न्यूमेरिकल समझा जाता है। अपने आप ट्राई करो, ना बने तो फिर मेरे से देखो। तो ट्राई करो कि वीडियो पॉज करके आप खुद करो। तो अभी शेयर होल्डर्स फंड के लिए फॉर्मूला क्या है? पहले तो इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसको मैंने ईएससी लिखा है ना, ईएससी, क्योंकि वैसे भी एमसीक्यू पेपर है, कोई आपका स्टेटमेंट तो पड़ेगा नहीं वहां पे। ईएससी प्लस आपका रिजर्व एंड सरप्लस हो जाता है, आर एंड एस, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 2 लाख प्लस आपका 30,000, इट इज 2,30,000। ये पता है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों है? बच्चे समझते हैं पेपर में क्वेश्चन में जो भी दिया है सब यूज करना है। नहीं, आपको अगर ये सीधी बात है ना, जिसको फॉर्मूला नहीं पता होगा वही ये सोचेगा कि सब यूज करना है। जिसको फॉर्मूला क्लियर है अपना, वो सब यूज करने का ट्राई नहीं करेगा, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें यूज करेगा। तो आंसर इज 2,30,000 और डिबेंचर का कोई यूज नहीं है। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक आपका है 33,000। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आपका दिया हुआ है 17,000। एवरेज स्टॉक निकालने के लिए बोल रहा है। कुछ हद से ज्यादा मक्खन क्वेश्चन नहीं है स्टार्टिंग में, बिगिनिंग ऑफ द सीरीज है। आपको थोड़ा सा चैप्टर का ब्रीफ, क्योंकि बच्चे बिना पढ़े चले आते हैं ना, तो चैप्टर का ब्रीफ देने के लिए भी कर रहा हूं। एवरेज कैसे निकालते हैं? प्लस करके डिवाइड बाय 2, तो 33,000 प्लस, ये तो आपको चैप्टर के बारे में नहीं भी पता होगा ना बच्चों, तब भी निकाल दोगे। मतलब किसी ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा कभी भी, मैं पहली बार भी देख रहा हूं तो मैं कर देता। क्योंकि एवरेज का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया है, आप इसे ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो। एवरेज तो बेसिक मैथ में ऐसे ही निकलता है ना। अगर कोई कॉमर्स का बच्चा, ये क्वेश्चन मक्खन हो जाएगा उसके लिए। आंसर 25,000 आ जाएगा, बिकॉज इन्हें प्लस करोगे 50/2 25 आ जाएगा। मक्खन तो आगे चलते हैं। करंट लायबिलिटी दी हुई है बच्चों, करंट लायबिलिटी आपकी दी हुई है 40,000। बहुत बढ़िया, बहुत मक्खन चल रहा है अब तक तो। करंट एसेट भी दिए हुए हैं, सब बढ़िया, 1 लाख दिया हुआ है। ठीक है, इन्वेंट्री भी दी हुई है, चलो बहुत बढ़िया, इन्वेंट्री भी आपकी दी हुई है। ठीक है, आपको दी हुई 20,000। अब बच्चों क्विक रेशियो पूछ रहा है, एक बात ध्यान रखना, क्विक रेशियो के लिए 2 चीजें चाहिए होती है, क्विक एसेट्स और नीचे तो करंट लायबिलिटी होता है।
जैसे आपका क्विक रेशियो जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है, क्विक एसेट, ऊपर आता है क्विक एसेट, नीचे आपका करंट लायबिलिटी, तो नीचे तो सेम है और नीचे वाला गिवन भी है, बट क्विक एसेट गिवन नहीं है, तो पहले क्विक एसेट निकालना पड़ेगा। क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं, ये आपका क्विक एसेट का फॉर्मूला होता है बच्चों, योर टोटल करंट एसेट, जो कि हमें दिया हुआ है करंट एसेट, टोटल करंट एसेट लिख सकते हो, तो करंट एसेट भी लिख सकते हो, माइनस आपकी इन्वेंट्री माइनस होती है इसमें से, ये आपके स्टॉक होता है ना, स्टॉक आपसे माइनस होता है, बिकॉज आपका वो क्विक एसेट नहीं है, तुरंत कैश में नहीं बदलेगा, इट विल टेक थोड़ा सा टाइम, तो इन्वेंट्री माइनस होगी, और इसमें से जो भी आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो भी माइनस होंगे, तो ये बात भी याद रखना। ये मतलब वैसे चैप्टर जिसने नहीं पढ़ा मैं उसको यही रिवाइज करा दूंगा। तो आपके पास इसमें प्रीपेड एक्सपेंस तो गिवन नहीं है, करंट एसेट है जो कि आपका 1 लाख है, ठीक है, और इन्वेंट्री भी है जो आपकी 20,000 है, और ये आपका नहीं तो जीरो हो गया, तो आपका आंसर इससे 80,000 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका करंट एसेट, सॉरी आपका क्विक एसेट निकल के आ गया इससे, एंड करंट लायबिलिटी गिवन थी, तो अब इधर मैं एक जगह यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, इधर देख लो। तो अब आपका बच्चों क्विक रेशियो क्या होता है, ऊपर क्विक एसेट, नीचे करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट हमारा 80,000 निकल के आया है, करंट लायबिलिटी क्या निकल के आई थी, निकल के आई थी तो गिवन थी ना 40,000 गिवन थी। सीधी बात है, ऊपर 2 नीचे 1, 2:1 आंसर आना चाहिए। क्या आपको इजी लगा क्वेश्चन? जितना मेरे से मैक्सिमम इजी हो सकता है मैं बच्चों मैक्सिमम इजी तरीके से कराने का ट्राई कर रहा हूं, इससे ज्यादा कुछ मक्खन तरीके से मैं नहीं करा पाऊंगा, मतलब जेन्युइनली इससे इजी तरीका नहीं होता है, कोई फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा ना, और क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं, थ्योरी भी आएगी। लिक्विडिटी रेशियो, थ्योरी आ गई है। लिक्विडिटी रेशियो इंक्लूड विच 2 टाइप्स ऑफ रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में कौन कौन से रेशियो आते हैं? लिक्विडिटी का मतलब ये है जो चीजें जल्दी पैसे में बदल जाए। जल्दी पैसे में कौन चीजें बदलती हैं? करंट रेशियो भी बदलता है, लिक्विड रेशियो बदलता है। लिक्विड रेशियो क्विक रेशियो एक ही बात है बच्चों। क्विक रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है? क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। बहुत बढ़िया, मतलब नीचे क्यों देखें हम, जब फॉर्मूला का चैप्टर है तो कंफ्यूजन रखना ही क्यों, कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता, क्लियर है ना। करंट रेशियो निकालना है बच्चों, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है? स्टॉक दिया हुआ है, लिख लो पहले जो भी दिया हो ना आपके पास, वैसे तो पेपर होगा वहां पे, उस पर लिख लेना, क्योंकि देखो क्वेश्चन में देखने में कंफ्यूजन होता है। अपने हाथ में अगर लिख लो, हाथ में नहीं सॉरी, वहां पे अपने पेपर में अगर लिख लोगे, अभी 3,000, मैं एक बार चेक कर लूँ, ये 3,000 है या 30,000 है, मेरे ख्याल ये बच्चों 30,000 होगा, है ना। एक सेकंड रुकना, ये तो अलग ही 30 लाख जैसा लिख रखा है कैश के आगे। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 8 है ना। कैश इज 30,000 बच्चों, यहाँ पे एक जीरो आएगा, गलती से कॉमा लग गया, आपका 30,000 हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपका डेटर्स भी दिया हुआ है, डेटर्स भी लिख लो फटाफट से, ठीक है। ये आपका हो गया 40,000, जो भी है मैं सब लिख दे रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन में ना देखना पड़े, आपको पेपर में ऐसे ही करना है, अपने उसमें उतार लेना नीचे जो रफ शीट, वहाँ पेपर में रफ शीट भी देते हैं और पेन भी देते हैं। जामिया वालों को नहीं मिलेगा, सीयूटी वालों को मिल जाएगा, जामिया वालों को बेचारों को उसी पे करना पड़ेगा अपने क्वेश्चन पेपर पे। बिल्स रिसीवेबल का क्या सीन है? 10,000, बहुत बढ़िया। क्या क्या गिवन है भाई? बिल्स पेबल भी गिवन है, बिल्स पेबल भी गिवन है, बहुत बढ़िया। कंफ्यूजिंग, टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन है, टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन है यार। पता है क्या निकालना है? करंट रेशियो निकालना है। आप सीधा दिमाग लगाओगे करंट रेशियो के लिए क्या क्या चाहिए होता है। करंट रेशियो के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए होती है, पहले तो करंट एसेट चाहिए होता है, तो करंट एसेट के लिए क्या क्या जोड़ना है वो निकाल लो। तो करंट एसेट में क्या क्या जुड़ता है मैं पहले वो लिख दूंगा फटाफट से। सबसे पहले बच्चों इसमें जुड़ेगा आपका ये स्टॉक जुड़ेगा, करंट एसेट में आता है वो क्विक एसेट में नहीं आता, पर करंट एसेट में तो आता ही है, ठीक है। प्लस आपका फिर जुड़ेगा वो डेटर जुड़ जाएगा, डेटर्स जुड़ जाएगा, इसमें कैश भी जुड़ेगा। यार क्या बात कर रहे हो, कैश भी जुड़ेगा 20,000। डेटर्स, अभी यहाँ मैंने डेटर लिख दिया, डेटर की वैल्यू लिखते हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन अननेसेसरी का लेंदी है, मुश्किल नहीं है, आपका टाइम वेस्ट कराएगा। इसमें आप चाहो तो ये सब कुछ पेपर में लिखने की जगह सीधे ध्यान दे सकते हो करंट एसेट में क्या क्या आएगा। डेटर भी करंट एसेट ही होता है, ठीक है। और आपका क्रेडिटर तो नहीं होगा, बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट होता है, 10,000 आएगा, बहुत बढ़िया। बिल्स पेबल एसेट नहीं है। एडवांस टैक्स, एडवांस दे चुके हैं तो ये आपका एसेट हो जाता है मेरे ख्याल, है ना। एडवांस दिया तो एसेट होता है, चलो इसको एसेट मान के चलते हैं। 4,000 भी ऐड कर लिया, 50, 40, 10, 4, 30 है ना, 50, 40, 10, 4, 30, इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 5, 90, 1, 20, 1, 30, 1, 34 आएगा, 1,34,000। आपका करंट एसेट निकल के आ गया। करंट एसेट के नीचे करंट लायबिलिटी भी चाहिए होती है, करंट लायबिलिटी यहाँ लिखो, ऐड करो। पहले तो क्रेडिटर्स आ जाएंगे 60,000 के, यह भी करंट लायबिलिटी है। बिल्स पेबल, देना है ना, लेना नहीं है, देना है, तो ये भी लिख दो, बहुत बढ़िया, 40,000। और बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपका वही है, तो ये भी आ जाएगा। ये आपका हो गया 1,04,000, समझ गए, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब देखो जरा इरेजर ले लो, ये सब हटा दो, 1 सेकंड लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी तरीके से हमने स्टार्ट कर दिया, सब कुछ लिखने के लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं, मुझे लगा 2-3 वैल्यूज होंगी पर बहुत वैल्यूज हैं, टाइम वेस्ट करा दिए। अब आपका करंट रेशियो निकालते हैं, विच इज करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट मेरा आ रहा है 1,34,000, ठीक है।
ये मेरा आ रहा है 1,04,000, बहुत बढ़िया। इसको बच्चों डिवाइड दोगे तो आपका आंसर आएगा 1.29 आएगा। कैलकुलेटर तो अलाउड होगा नहीं, अगर जामिया के पेपर में ये क्वेश्चन आ गया तो दिमाग खराब हो जाएगा आपका, या इवन अगर सीवीटी में भी आ गया तो ये क्वेश्चन दिमाग खराब करेगा, बिकॉज कैलकुलेटर अलाउड होगा नहीं। एंड ऑप्शंस देखो कितने ज़्यादा खतरनाक है, 1.25, 1.22, 1.20, मतलब आप सिर्फ 1.2 पे छोड़ नहीं सकते, आपको सेकंड डिजिट भी निकालनी पड़ेगी। तो भाई अपना मैथमेटिक्स तेज करके जाना अकाउंट्स वालों। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जामिया वालों बड़े ही ध्यान से सुन लो, ये इसके बाद एक चैप्टर और आएगा इसका, फिर इको के भी 3 चैप्टर आएंगे। मैं आपके बीबीए बीकॉम के एंट्रेंस से पहले पूरा सिलेबस करा दूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन सिर्फ ये लास्ट वीक है जिसमें हमारे मॉक सीरीज का प्राइस सिर्फ 299 है। अब वो सीधे बढ़ के 499 हो जाएगा, जल्द से जल्द ले लो, फिर बाद में बोलोगे सस्ता कर दो, मैं नहीं करूंगा। ये लास्ट वीक है, ऑलरेडी एक्सटेंड किया है मैंने। आपको इसमें 3 मॉक टेस्ट और एक पीवाईक्यू मिलेगा। ये मॉक टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे, मैंने खुद टाइप करके बनाए हैं। पेपर आपका हो सकता है 50% पेपर मेरे पीवाईक्यूज और मॉक से मिल के बने, बिकॉज मैंने पूरा एनालिसिस करके पीवाईक्यू के बेस पे बनाया है। मुझे पता है जामिया कैसा पेपर बनाता है, मैंने जामिया का एंट्रेंस निकाला हुआ है, तो मैं बता सकता हूँ जामिया क्या डालेगा पेपर में। तो ये आपका आएगा ही आएगा। 50% पेपर मिस कर जाओगे अगर मेरा पीवाईक्यू मॉक नहीं लगाया तो। सिर्फ 299, नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक पिन है, फटाफट से पेमेंट करके परचेज कर लो बच्चों। एक हफ्ते की बात है, वरना डबल द प्राइस हो जाएगा। देखो मॉक तो लगाने है, बिना मॉक लगाए एमसीक्यू पेपर किसी का निकलता नहीं है, तो एंड में भी लगाओगे 500 रुपये खर्च करोगे, सच 300 कर लो, थोड़े पैसे बचा लो अपने, बाकी आपकी मर्जी है। ले जरूर लेना, बिकॉज क्लियरली बोल रहा हूँ, इसके बिना दिक्कत आएगी। लिक्विड रेशियो क्या होता है? क्विक रेशियो को लिक्विड रेशियो ही कहते हैं। क्विक रेशियो के फॉर्मुला क्या था ये बताया था मैंने। क्विक एसेट आता है ऊपर, नीचे का आता है करंट लायबिलिटी आती है। क्विक एसेट का देखते हैं। करंट लायबिलिटी तो क्लियर दी हुई है 50,000, बहुत बढ़िया। करंट एसेट दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंस दिया हुआ है। मैंने बताया था ना कि क्विक एसेट का फॉर्मुला क्या होता है। पहले करंट एसेट लिखोगे 80,000 के, इससे माइनस करोगे इन्वेंट्री, इन्वेंट्री या स्टॉक एक ही बात होती है, यानी 25,000 माइनस होगा। फिर प्रीपेड एक्सपेंस भी माइनस होगा, यानी 5,000 और माइनस होगा। तो 80 में से 30 गए, 50,000 आ गया। 50,000 मिल गया, ऊपर भी 50 नीचे भी 50, ये तो टेन हो गया। 1:1। स्टेट गिविंग रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वुड इंप्रूव, रिड्यूस एंड नॉट चेंज द करंट रेशियो। द करंट रेशियो इज 2:1। बेसिकली पूछ रहा है कि अगर किसी बंदे का, किसी कंपनी का करंट रेशियो जो है वो बच्चों 2:1 चल रहा है, एंड उसने अपनी करंट लायबिलिटी की रीपेमेंट कर दी, यानी उसकी लायबिलिटी उसने और कम कर ली, तो इससे आपका रेशियो बढ़ेगा, घटेगा या वो होगा। एग्जांपल ले लो, मान लो मेरी पहले करंट एसेट 200 थी और करंट लायबिलिटी मेरी 100 थी। मैंने अपनी करंट लायबिलिटी को पे कर दिया, मान लो 50% ही पे कर दिया, इनमें दिया नहीं पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो अब मेरा नया रेशियो क्या बनेगा? 200/50 हो जाएगा, बिकॉज मैंने करंट लायबिलिटी कम कर ली अपनी। तो अब बताओ रेशियो पे क्या फर्क पड़ा? पहले 2:1 आ रहा था, है ना, अब रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों? 4:1 हो जाएगा। तो समझ रहे हो, आपका रेशियो इंप्रूव हो जाएगा। बहुत अच्छे से एग्जांपल देके समझाया मैंने आपको कि आपकी करंट लायबिलिटी पहले 100 थी, आपने थोड़ी सी रीपेमेंट कर दी करंट लायबिलिटी, तो आपकी लायबिलिटी कम हो गई, तो आपका रेशियो इंप्रूव हो गया ना, बढ़ गया, और डिफरेंस आ गया, आपके एसेट और बढ़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट रेशियो 2:1 ही है, वही 200/100 का हिसाब है। आपने डिविडेंड पे कर दिया, अब डिविडेंड पे करना, अब डिविडेंड वाले सीन में आपका रिड्यूस हो जाएगा। मैं आपको हर एक जगह सेम एग्जांपल लिख के नहीं दिखाऊंगा। अब आपके कुछ होमवर्क्स भी हैं, कुछ आपको मेहनत भी करनी है। अब आपको वही लास्ट वाले में डिविडेंड का हिसाब काटो और बताओ कि कैसे डिविडेंड पे करने से आपका एसेट कैसे घट गया। मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में आपका एंगेजमेंट भी चाहिए, बिकॉज ऐसा नहीं ना मैं वीडियो डाल रहा हूँ कोई फायदा नहीं है लोग देख के चले जाने 100 200 500 व्यू आते हैं, नहीं, एंगेजमेंट दिखाओ, वीडियो की रीच बढ़ाओ यार। और पढ़ने भी तो आए हो ना, यहाँ पे सोने आए हो खाली देखने आए हो। डेट इक्विटी रेशियो कैसे निकालते हैं? डेट इक्विटी रेशियो बड़ा बहुत फेमस फॉर्मुला है इसका, तो लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये उल्टा मत करके चले आना, उल्टा मत कराना भैया। नीचे चलो, वैसे भी डेट टू इक्विटी है ना, पता होना चाहिए इक्विटी नीचे होगी। इक्विटी किसे कहते हैं? शेयर होल्डर के फंड को इक्विटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट टू इक्विटी निकालना है आपको। आ गया भाई, न्यूमेरिकल आ गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है पेपर में बच्चों। इस तरह की चीजें देखने को, भाई पैर सुन हो गया, ओह माय गॉड, या ये मैं पेन टैब के पैर के ऊपर रख के लिख रहा होता हूँ ना। चलो टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी दी हुई है 5 लाख की है। बैलेंस शीट में टोटल 10,10,000 की करंट लायबिलिटी है और 1 लाख के फिक्स्ड एसेट्स हैं। आए नहीं, बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 10,10,000, जिसमें करंट लायबिलिटी 1 लाख की है, फिक्स्ड एसेट 10,000 के हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो आपको निकालना है। पहले तो लॉन्ग टर्म डेट निकालनी पड़ेगी, जो हम हमारे फॉर्मूले में ऊपर जो हम लिखते हैं, लॉन्ग टर्म डेट आपको निकालनी पड़ेगी। इसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, एक्सटर्नल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देनी है। क्या करना होता है बच्चों? आपकी जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है, उसमें से माइनस कर दो अपनी क्या बच्चों? करंट
लायबिलिटी। अब एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या है भैया, पहले ही दी हुई है 5 लाख, 5 लाख। करंट लायबिलिटी क्या है, 1 लाख। तो हमारी लॉन्ग टर्म डेट तो सिंपल निकल के आ गई 4 लाख, है ना, ये काम मक्खन हो गया। 40,000 लिख दे के, हाँ 4 लाख हो गया। अब लेकिन फॉर्मूले में नीचे क्या चाहिए होता है, फॉर्मूले में नीचे जो होता है मतलब शेयर होल्डर्स फंड, और वो होता है आपका, देखो शेयर होल्डर के फंड का ना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, दिखाता हूं मैं आपको एक बार को। एरिया ऑल कर दो, यहाँ पे लिख दो हमारा लॉन्ग टर्म डेट जो है हम निकाल चुके हैं 4 लाख, ठीक। अब एक बात आता हूँ, शेयर होल्डर फंड का क्या सीन होता है ना बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड का, आपका नॉन फिक्शियस एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। इसके लिए आपको नॉन फिक्शियस एसेट चाहिए होते हैं, नॉन फिक्शियस एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, ये आपको करना होता है। बट दिक्कत क्या है, इस क्वेश्चन में नॉन फिक्शियस एसेट नहीं दिए, फिक्शियस एसेट दिए। तो पहले फिक्शियस एसेट से नॉन फिक्शियस एसेट निकालना पड़ेगा। तो टोटल नॉन फिक्शियस एसेट्स कैसे निकालोगे, नॉन फिक्टिशियस एसेट्स कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला बच्चों आपको रहेगा टोटल एसेट्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। तो क्लियर बात है ना यार, जितने मेरे फिक्टिशियस एसेट्स हैं उसे मैं अपने टोटल एसेट्स से निकाल दूं तो जो बच्चे वो नॉन फिक्टिशियस हो गए ना। अब टोटल एसेट्स क्या है बच्चों, ये भी आपको बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। बैलेंस शीट का जो टोटल होता है ना, वही आपका टोटल एसेट होता है। तो 10,10,000 इज योर टोटल एसेट्स। इसमें से आपको माइनस कर देना है फिक्टिशियस एसेट जो कि 10,000 के हैं। तो आपका आंसर आ गया बच्चों 10 लाख। टोटल नॉन फिक्टिशियस एसेट्स जो हैं वो आपके 1 10 100 100 लाख 10 लाख 10 लाख आएगा, ठीक है। अब ये तो चलो नॉन फिक्टिशियस एसेट मिल गया, बहुत अच्छी बात है। अब निकालना क्या है बच्चों, ये सब हटा दो। निकालना क्या है, शेयर होल्डर्स फंड निकालना है। अभी भी आंसर पे पहुंचे नहीं है, थोड़े बहुत लेंदी क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए टाइम कम पड़ता है बच्चों को, वरना हर कोई फुल नंबर ले आए, मुश्किल नहीं होता है पेपर। अब देखो नॉन फिक्टिशियस एसेट मिल गया, इसमें से टोटल लायबिलिटी काटनी पड़ेगी। तो नॉन फिक्टिशियस एसेट पहले लिखो 1 1 2 1 2 3 10 लाख में से माइनस आपकी टोटल लायबिलिटी क्या है बच्चों, हमने अभी अभी निकाली है ना। टोटल लायबिलिटी का सीन क्या है, वो आपका हो जाएगा 5 लाख। ये एक्सटर्नल लायबिलिटी, सिर्फ करंट लायबिलिटी माइनस मत कर देना, या क्या कहते हैं इसे, लॉन्ग टर्म डेट माइनस मत कर देना, टोटल लायबिलिटी माइनस करना। टोटल लायबिलिटी आपकी 5 लाख थी, तो आपका शेयर होल्डर का फंड आ गया 5 लाख। अब पता चल गया हमें, शेयर होल्डर फंड भी पता चल गया 5 लाख है, लॉन्ग टर्म डेट भी पता चल गया 4 लाख है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एलटीडी अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। तो आपका हो जाएगा 4 लाख बटे 5 लाख। इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर 4:5 ही आएगा। बिकॉज सीधी बात है ना यार, 4 0 0 0 0 0 बटे 5 0 0 0 0 0 0 कट गया, 0 कट गया, 4 5 बच गया, 0 इज 0। डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, देखो वैसे तो बेसिक फॉर्मूला के क्वेश्चंस मुझे आंसर नहीं करने चाहिए, आपको होमवर्क देना चाहिए, पर कोई नहीं, रिवीजन के लिए आया हो तो देख लो, भूल भी गए होगे। आपका लॉन्ग टर्म डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर जिसे नेट एसेट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोप्राइटरी रेशियो कैन बी कैलकुलेट। मैंने तो रिवीजन नहीं रख लिया आपका, बेसिकली सारे फॉर्मूले तो पूछ ही लिए मैंने। प्रोप्राइटरी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हो, फॉर्मूला क्या है, ये लो याद कर लो, या तो स्क्रीनशॉट्स ले लो या नोट कर लो। ऐसे भी आपके पास एक पेपर में नोट तो होनी चाहिए हर चीज के। तो प्रोप्राइटरी रेशियो क्या है बच्चों, इट कैन बी कैलकुलेटेड एज शेयर होल्डर्स फंड या फिर इक्विटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज नेट एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग इसे इग्नोर कर जाते हैं, पेपर में ये आ जाता है। ये मेरे पेपर में 100% आया था और मैं भूल चुका था तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे कैलकुलेट करना होता है बच्चों, ये देखना बहुत जरूरी हो जाएगा आपके लिए, फटाफट से देख लो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड एज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। ऐसे याद मत करना आप, पूरा ऐसे याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूले लिख लो, याद ही करा रहा हूं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक, या मैंने स्टार्टिंग में ही करवाया, सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक स्टार्टिंग में कराया। आ जाओ भाई, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ आरएफओ दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है ना, जो कि आपका 3 लाख है, 1 सही है। इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 60,000। इन्वेंट्री एट द क्लोज ऑफ द ईयर, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 40,000।
निकालना क्या, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। मैंने आपको अभी शायद इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पहले ही बताया, तो पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आपको याद दिला देता हूं। उसमें होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो, दोनों ही केस में वो ऊपर आ जाता है, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री हमने निकाला नहीं है, हमें ओपनिंग इन्वेंट्री पता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री पता है। एवरेज कैसे निकालते हैं बच्चों, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2, दोनों को जोड़ोगे आएगा 1 लाख, डिवाइड बाय 2 करोगे आएगा 50,000। तो आपका एवरेज इन्वेंट्री पता है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ पता है, मक्खन हो गया है क्वेश्चन। अब टाइम वेस्ट तो नहीं करना पड़ेगा, 3 लाख डिवाइड बाय 50,000 कर दूं, कॉस्ट ऑफ आरएफओ डिवाइड बाय व्हाट, 50,000, जो कि हमने अभी निकाला 6 times। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो। वैसे तो मुझे क्वेश्चन कायदे से आपको होमवर्क देने चाहिए, पर चलो कोई बात नहीं। सेल्स दिया हुआ है 4 लाख, एवरेज स्टॉक भी निकाल के दिया है, ग्रॉस लॉस का रेशियो दिया हुआ है बच्चों। अब देखो ग्रॉस लॉस का जो रेशियो होता है ना, वो जितना हमने सेल्स किया हम उससे निकालते हैं। तो अगर 10% दिया हुआ है तो आपका ये हो गया 4 लाख का 10%, आपका 40,000 होगा, ये आपका ग्रॉस लॉस आ गया। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब आगे चलते हैं। अब सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, स्टॉक टर्नओवर रेशियो के लिए सीओजीएस होता है। सीओजीएस कहीं नहीं दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, सिर्फ सेल्स नहीं चाहिए। सीओजीएस का फॉर्मूला होता है बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आपका फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस लॉस, यानी ग्रॉस लॉस, सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। सेल्स क्या है, 4 लाख की है, लॉस कितना निकाला, 40,000 निकाला है, तो आपका सीओजीएस क्या आ गया, 4,40,000 आ गया। बहुत मक्खन तरीके से सीओजीएस तो आ गया बच्चों। अब आपका रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सीओजीएस अपॉन आपका वही एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक पहले से गिवन था 55 और सीओजीएस हमने निकाला 440, तो आपका क्या डालेगा फॉर्मूले में, 4,40,000 डिवाइड बाय 55,000, 0 0 0 0 0 0 कट गए, 55 डिवाइड बाय 440 करोगे तो शायद 8 आएगा। यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटर्स या रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो आपको किस फॉर्मूले से मिलता है। अब ये जो पेपर में क्या होता है ना, जो बेसिक सिंपल फॉर्मूले होते हैं वो नहीं पूछते, उनका क्वेश्चन आ सकता है पर उनके फॉर्मूले नहीं पूछते, वो सबको याद होते हैं। फॉर्मूले पूछेंगे कुछ इधर उधर के आड़े टेढ़े। तो डेटर टर्नओवर रेशियो जो होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सारे फॉर्मूले आपको ऐसे याद होने चाहिए। इट इज नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। क्या है, नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो क्या है, अगेन हमने पहले क्या बताया, नेट क्रेडिट सेल है, यहां पे नेट क्रेडिट परचेज हो जाएगी। आपको जब डेटर्स का निकालना हो तो आपने कितना सेल किया उसी भी आप डेटर निकालोगे ना। आप जिसको सामान बेचोगे वही आपका डेटर है, वो आपको पैसा नहीं देगा, बाद में देगा, तो अभी वो आपका डेटर बन गया कि उस पे ऊपर मेरा कर्जा है, मुझे बाद में पैसा देगा। तो जिस पे आप जिसके साथ आप सेल्स करोगे वही आपका डेटर निकालेगा ना। ये याद करने का तरीका सिखा रहा हूं कि जब डेटर टर्नओवर रेशियो तो नेट क्रेडिट सेल्स देखी जाती है, एंड जब क्रेडिटर हो तो आप जिससे खरीदे उससे क्रेडिट लोगे ना, तो नेट क्रेडिट परचेज देखिए। दोनों ही केस में एवरेज अकाउंट्स पेएबल, एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। देखो रिसीवेबल क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि यहां पर हमने सामान बेचा है, हमें पैसा मिलेगा, तो सेल्स के साथ रिसीवेबल आता है, और यहां पर हमने परचेज किया है तो हमें उनको पे करना पड़ेगा, परचेज के साथ पेएबल आता है। आप कैसे याद करोगे आपकी मर्जी है, बट मैंने बता दिया मैंने कैसे याद किया था। कैलकुलेट द क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो अभी मैंने सिखाया कैसे निकालते हैं। हाँ, क्रेडिट परचेज आपकी दी हुई है इस क्वेश्चन में, ठीक है। पहले तो आपको एवरेज क्रेडिटर निकालने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि ओपनिंग के दिए हुए हैं क्रेडिटर्स और क्लोजिंग के दिए हुए हैं। तो पहले तो एवरेज क्रेडिटर्स निकाल लो। 4 लाख प्लस 2 लाख डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6 लाख डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3 लाख। ठीक है, एवरेज क्रेडिटर हमने निकाल लिया। अब आगे बात करते हैं। अच्छा बोल भैया क्यों निकाले एवरेज क्रेडिटर, आगे बताता हूं। देखो आपको इसमें करना क्या है बच्चों, जो आपका क्रेडिट टर्नओवर रेशियो होता है वो हमने अभी क्या पढ़ा था, उसमें ऊपर क्या आता है, नेट क्रेडिट है ना, तो हमने चीजें उधार पे ली है तो परचेज आएगा, नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज। अब क्रेडिट परचेज तो नेट दी हुई है, नीचे क्या आता है बच्चों, नीचे आता है एवरेज अकाउंट्स पेएबल। एवरेज अकाउंट्स पेएबल आपको पीछे में दिखा दूं, एवरेज अकाउंट्स पेएबल, वो हमने इसीलिए एवरेज निकाला था। नीचे क्या आता है, एवरेज अकाउंट्स पेएबल। तो अब आपका ऊपर तो बच्चों आपको पता है क्या आएगा, 12 लाख आएगा,
नीचे आने के लिए जो एवरेज चाहिए था वो हमने निकाल लिया। अकाउंट्स पेबल एवरेज कुछ नहीं होता, आपके क्रेडिटर्स जो ओपनिंग में और क्रेडिटर्स जो क्लोजिंग में, इन दोनों का एवरेज निकाल लो, आपका एवरेज अकाउंट्स पेबल आ जाता है। मक्खन चीजें हैं। तो 12 लाख डिवाइड बाय 3 लाख होगा तो ये 4 लाख, 4 टाइम्स आ जाएगा, 4 टाइम्स, ये इसका 4 गुना है ना यार। एक बच्ची से छुपा के मैं चिप्स खा रहा था बट होठ ही कट गया खाते हुए, ऊपर वाला देख रहा था। इन्वेस्टमेंट नेट एसेट टर्नओवर रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड एज, इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो कैसे निकलता है? अब इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो में आपकी नेट सेल्स जो आपने करी है डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाता है। नेट सेल, ये सब फॉर्मूला है यार, रटना आपको, ये मैं थोड़ी कर सकता हूं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इन्वेस्टमेंट कैन बी कैलकुलेटेड एज, यानी आरओसीई या आरओआई जिसे कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने नाम सुना होगा आरओआई का, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये कैसे निकलता है पेपर में ना, यही पूछेगा, पर इस नाम से पूछेगा। किस नाम से पूछेगा बच्चों? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। वहां पे आरओआई नहीं लिख के देंगे, आरओसी लिख के देंगे ताकि आप कंफ्यूज हो। तो याद रखो, आरओआई को आरओसी भी कहते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन इनटू 100 लोग भूल जाते हैं, भूलना मत। नेक्स्ट क्वेश्चन, the dash of business firm is measured by its ability to satisfy its short term obligation। शॉर्ट टर्म की बात है तो क्या आएगा? लिक्विडिटी आएगा। लॉन्ग टर्म की बात होता तो आप बताओ क्या आएगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में। द टू बेसिक मेजर ऑफ लिक्विडिटी आर, लिक्विडिटी का मैंने स्टार्टिंग में भी एक क्वेश्चन कराया, सिमिलर क्वेश्चन है, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो। बहुत आखिरी के 15 क्वेश्चन मुश्किल से बचे होंगे बच्चों, हार नहीं माननी है, लगे रहना है। मुझे भी, मैंने ही बताया मेरे घर पे एसी खराब है, मेरे भी पसीने छूट गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। एनालिसिस इन्वॉल्व्स कंपैरिजन of current to past performance and the evaluation of development trends। टाइम सीरीज, टाइम सीरीज क्या करती है? वो एनालिसिस करती है जिसमें वो करंट और पास्ट परफॉर्मेंस को के ट्रेंड्स को कंपेयर करती है, दैट इज टाइम सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश इज यूजफुल इन इवैल्यूएटिंग क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसीज। इनमें से क्या आपकी क्रेडिट पॉलिसीज और आपकी कलेक्शन पॉलिसीज को इवैल्यूएट करने में काम आता है? इट इज योर एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इवैल्यूएटिंग योर क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसीज। आपकी क्रेडिट पॉलिसीज कैसी हैं, कैसे उधार दे रहे हो, पैसा कैसे कलेक्ट करते हो, ये सब कुछ आप उसमें कैलकुलेट करते हो। डैश रेशियोज आर मेजर ऑफ द स्पीड विद विच वेरियस अकाउंट्स आर कन्वर्टेड इनटू सेल और कैश। एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, रेशियोज का आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चों, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पता होने से नहीं होगा। अब एमसीक्यू पेपर में क्या होता है, वो उस रेशियो का पर्पस भी पूछ लेते हैं। तो आपको जो नोट्स बनाने में 2 चीजें लिखनी है, रेशियो का नाम, क्योंकि कभी कभी फॉर्मूला लिखा होता है और रेशियो का नाम पूछ लेते हैं, बच्चे नाम भूल जाते हैं। रेशियो का नाम होना चाहिए, उसका क्या फॉर्मूला है एंड उसका पर्पस क्या है, आपको वो पता होना चाहिए। Dash analysis involves comparison of different firms financial ratio at the same point of time। एक point of time पे 2 अलग अलग फर्म की फाइनेंशियल कंडीशंस को कंपेयर करने वाला रेशियो होता है क्रॉस सेक्शनल रेशियो। इट इज क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। डैश आर स्पेशली, हाँ स्पेशली है ना, हाँ, डैश आर स्पेशली इंटरेस्टेड इन एवरेज पेमेंट पीरियड सिंस इट प्रोवाइड्स देम अ सेंस ऑफ बिल पेइंग पैटर्न ऑफ फर्म। वो कौन से लोग होते हैं जो कंपनी का एवरेज पेमेंट पीरियड देखना चाहते हैं, जिससे पता चलता है कि कंपनी कितने टाइम के अंदर अपना कर्जा चुका देती है। तो जो लोग आपसे आपको पैसा देने वाले हैं वही लोग चेक करेंगे ना कि यार ये कब तक लौटा देगी। तो लेंडर्स एंड सप्लायर्स ही चेक करते हैं कि यार कंपनी पैसा मांग तो रही है, लौटाएगी या हमारा पैसा डूबेगा या समय ज्यादा लगाएगा। मतलब पैसा देर से मिला तो डूब ही जाता है, एक तरह से वैल्यू गिर जाती है ना। द इज अ मेजर ऑफ लिक्विडिटी विच एक्सक्लूड्स जनरली द लीस्ट लिक्विड एसेट्स। इनमें से क्या मेजर ऑफ लिक्विडिटी है जो कि लिक्विड एसेट्स जो होते हैं उन्हें इंक्लूड नहीं करता, विच इज आपका लिक्विडिटी रेशियो या इन्वेंट्री। हाँ, आपका जो लिक्विड रेशियो होता है मेजर लिक्विडिटी विच एक्सक्लूड्स, यहां पे ना क्वेश्चन टाइप ढंग से नहीं हुआ है, बिकॉज आगे इसकी कुछ और बातें आनी चाहिए। ये थोड़ा सा नहीं, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लगा मेरे को। दिस इंडिकेट्स the percentage of each sales rupee remaining after the firm has paid for its goods। क्वेश्चन 33 क्या कह रहा है, आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होता है बल्चो, जिसको हम ग्रॉस मार्जिन भी कहते हैं, वो एक मेजर है जिससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी चेक होती है। क्या चेक होती है? कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी चेक होती है। क्वेश्चन में राइटिंग एरर्स हो सकते हैं पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। इसका आंसर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को ग्रॉस मार्जिन भी कहते हैं। वो क्या है? वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी चेक कराता है बच्चों, एंड वो इंडिकेट करता है कि कितना रेवेन्यू इज रिमेनिंग इन अ गिवन अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड में कितना रेवेन्यू
बचा है हमारे पास आफ्टर द कंपनी पेज फॉर लेबर एंड मटेरियल, यानी मैंने कंपनी में 1 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, अब लेबर को खर्चा दिया, सब कुछ देने के बाद मेरे पास बच कितना रहा है प्रॉफिट, दैट इज माय मार्जिन। ये निकल के आ रहा है। दुकानदार बोलते हैं भैया इसमें तो मार्जिन ही नहीं है, मार्जिन ही नहीं है, मतलब अगर उसको सामान 10 का खरीद रहा है तो वो प्रॉफिट 2 रुपए का ही निकल रहा है, मतलब कम मार्जिन है। तो दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो आप इसका डेफिनेशन मेरे से समझ लो, क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये वही है, कंफ्यूजिंग लैंग्वेज पेपर में आ सकती है। ईच सेल्स विल बी रिमेनिंग आफ्टर द फर्म हैज पेड फॉर इट गुड। समझ रहे हो कि अगर मेरे को 10 रुपए का रेवेन्यू आ रहा है किसी एक यूनिट की सेल से, तो उसके बाद उस 10 रुपए से कितना प्रॉफिट निकल रहा है, ईच सेल्स रुपी रिमेनिंग, कितना रुपए मेरे पास बचेगा अपने गुड्स के पैसे देने के बाद, यानी मैंने अपना खर्चा दे दिया, लेबर को दे दिया, सब देने के बाद मेरे पास कितना रुपया बचेगा, वो किस चीज से मेजर होता है, वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, कि आपके पास कितना मार्जिन बचता है, कितना सेल से पैसा बचता है। नेटवर्किंग कैपिटल को कैसे डिफाइन करते हैं, यू गॉट 5 सेकेंड्स, इसका आंसर कीजिए, मैं आंसर शो करूंगा, बिकॉज ये डेफिनेशन वाले क्वेश्चन अगर मैं आपको समझा रहा हूं तो कोई मतलब नहीं बनता, मतलब आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको फायदा ही नहीं है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे तो फिर बच्चे एमसीक्यू देख के चले जाएंगे, लगता है हम प्रिपरेशन करिए फिर नंबर नहीं आते हैं, बाद में रिग्रेट करोगे, सच अभी कर लो। तो आपका द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी इज नेटवर्किंग कैपिटल इज डिफाइंड एज दिस। द मेजर ऑफ एक्टिविटी ऑफ अ फर्म्स इन्वेंट्री इज आपका वही इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन मक्खन मक्खन है, मतलब देखो बेसिक फॉर्मूला डेफिनेशन ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ये सब मैं याद नहीं कराऊंगा। द डैश रेशियो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन क्रिटिकल टू द लॉन्ग रन ऑपरेशन ऑफ द फर्म। लॉन्ग रन ऑपरेशन के लिए कौन सा रेशियो इंपॉर्टेंट है, इट इज अ सॉल्वेंसी रेशियो। इसकी बात आज हुई नहीं पूरी वीडियो में, मैं वेट कर रहा था कब सॉल्वेंसी की बात आएगी। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो, पेपर में इसका जिक्र होता है, सॉल्वेंसी रेशियो का फॉर्मूला आना चाहिए, उसका डेफिनेशन तो मैंने दे ही दिया, पर्पस तो मैंने दे ही दिया। टाइम सीरीज एनालिसिस ऑफन यूज टू, टाइम सीरीज एनालिसिस इनमें से किस कारण के लिए होती है बच्चों, इनमें से किस कारण के लिए, तो वो होती है डेवलपिंग ट्रेंड्स देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रेशियोज आर प्राइमरीली मेजर रिस्क। इनमें से कौन सा ग्रुप है जो रिस्क मेजर करता है प्राइमरीली, मतलब उसका मेन काम है रिस्क मेजर करना। डेट और प्रॉफिटेबिलिटी आर द मेन थिंग्स जो आपकी रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, और लिक्विडिटी वाला भी, कि आप शॉर्ट टर्म रिस्क, अपना लिक्विडिटी आएगा, बिकॉज ये भी आपके शॉर्ट टर्म रिस्क आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो वो पता करता है, लेकिन डेट और प्रॉफिटेबिलिटी लॉन्ग टर्म का भी कवर करते हैं, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। द डैश ऑफ अ बिजनेस फर्म इज मेजर्ड बाय इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। उसका आंसर लिक्विडिटी होगा। एक बिजनेस की क्या लिक्विडिटी है, क्या लिक्विडिटी है बच्चों, वो क्या है कि वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट कर पाएगा या नहीं, ये भी एक रिस्क मेजरमेंट ही है। डैश आर स्पेशली इंटरेस्टेड इन द एवरेज पेमेंट पीरियड, अभी तो बताया लेंडर्स एंड सप्लायर्स। रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग है, 10 सेकंड का टाइम देता हूं, बताओ सही है कि नहीं। असर्शन क्या बोल रहा है, द डेट टू इक्विटी रेशियो इज एन इंडिकेटर ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल लिवरेज, ये डेफिनेशन है बेटा। A high debt to equity ratio means that a company relies more on debt financing than equity financing. Both are correct and ये आपको याद कर लेने चाहिए। दोनों ही सेंटेंसेस, दोनों ही लाइंस को बच्चों रट लो, पी जाओ, याद कर लो, बिकॉज पेपर में आएगा नहीं, बिकॉज जेन्युइनली इट्स इंपॉर्टेंट। ये आपका बेसिकली डेफिनेशन है कि डेट टू इक्विटी रेशियो का पर्पस क्या होता है। लास्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन हमेशा से होमवर्क होता है बच्चों। इसके बाद ना लास्ट वीडियो आएगी, अकाउंटेंसी का सिलेबस जो है वो हम खत्म कर रहे हैं, तो इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट लास्ट चैप्टर होगा आपका, जिससे आपका सिलेबस खत्म। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, आपको सारी अपडेट्स टाइमली मिलेंगी, सीवीटी हो या जामिया इस्लामिया हो। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा, ठीक है। लास्ट चैप्टर देख के प्लेलिस्ट खत्म करना। प्लेलिस्ट अगर स्टार्ट ही नहीं किया है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहां पर अकाउंट्स, बिजनेस, इको सब कुछ अवेलेबल है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो। ओके, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, टाटा।